गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश इलेक्शन रश में, जहां हम बात करेंगे राजनीति की तमाम बड़ी खबरों की। खासकर उन राज्यों की राजनीति के बारे में होगी बात जहां पर चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की चुनावी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के देहरादून से करोड़ों रुपए की लागत की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की रैली को ऐतिहासिक बनाने की कवायद में बीजेपी जुटी हुई है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार व्यवस्थाओं और तैयारियों का जायजा ले रहे थे। ऐसा माना जा रहा है कि ये जनसभा उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों का शंखनाद है। यह वही मैदान है जहां से पीएम मोदी ने 2017 के चुनावों के मद्देनजर चुनावी शंखनाद किया था। उत्तराखंड की जनता से डबल इंजन लगाने की अपील की थी। उत्तराखंड के चुनावों में एक और बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इन दोनों पार्टियों पर लगातार हमले कर रही है। हल्द्वानी में गुरुवार को दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने बनबुलपुरा की जनसभा में कहा कि उत्तराखंड की जनता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मॉडल के साथ है। कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोलते हुए इमरान हुसैन ने कहा कि उत्तराखंड में केवल सीएम बदले जा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिनके पास टिकाऊ सीएम नहीं है वो राज्य क्या ही चलाएंगे। उत्तराखंड की दोनों मुख्य पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ने आगामी चुनावों को देखते हुए घोषणा पत्र पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने चुनावों से पहले एक प्रतिज्ञा वैन निकालने का फैसला लिया है। ये वैन प्रदेश की जनता के घर घर जाकर सुझाव मांगेगी कि जनता को किस तरह की सरकार चाहिए और चुनाव में क्या क्या एजेंडे शामिल हों। कांग्रेस का कहना है कि सभी सीटों से मिले सुझावों का वो एक खाका तैयार करेगी और उसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कांग्रेस उत्तराखंड चुनावों में वापसी करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस के लोगों के सुझाव के मुताबिक खाका तैयार किए जाने वाले फैसले पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के अभियान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता कांग्रेस पार्टी की मंशा को अच्छी तरह जानती है। जनता अच्छी तरह जानती है कि कांग्रेस पार्टी कितना झूठ बोलती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र झूठा ही होगा। हालांकि घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी जनता के दरबार जाने की योजना बना रही है। बीजेपी की योजना है कि प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों में जाकर कार्यकर्ता जनता का सुझाव मांगेंगे और इन्हीं सुझावों के आधार पर वो अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। और अब बात करेंगे उन खबरों की जो उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान से हैं। यूपी चुनावों में रैलियां और सभाओं के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी सियासी घमासान जोर पकड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखीमपुर में हुई हिंसा को लेकर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं समेत लोगों से ये अपील की कि वो हर महीने की 3 तारीख को मनाए जाने वाले लखीमपुर किसान स्मृति दिवस की कड़ी में 3 दिसंबर को किसानों की शहादत का मान बढ़ाने के लिए स्मृति दीप जलाएं और लोगों को भाजपा की क्रूरता की याद दिलाएं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार यूपी चुनाव में विपक्ष इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोलेगा। यूपी चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी जोर शोर से छोटी पार्टियों को अपने पाले में करने का काम कर रही है। आंकड़ों की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए अब तक 5 छोटे दलों से गठबंधन कर चुके हैं। इनमें सहूलदेव भारतीय समाज पार्टी, आरएलडी, महान दल, जनवादी पार्टी, अपना दल शामिल है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी कम से कम 355 से 360 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि गठबंधन के सहयोगी दलों के खाते में 43 में से 48 सीटें जा सकती हैं। आरएलडी को 25 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विवेक साइलेस ने बीजेपी की केंद्र और यूपी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो खुद कुछ काम नहीं करती है, बस दूसरों पर कुछ न कुछ करने का इल्जाम लगाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पूर्व की सरकारों पर इल्जाम लगाती है और कोई काम नहीं करती। विवेक साइलेस ने कोरोना काल का मुद्दा भी उठाया है। कहा कि मजदूर पैदल चलते चलते मर गए, ऑक्सीजन की कमी हो गई, लेकिन सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। विवेक साइलेस ने महिलाओं पर भी हो रहे अत्याचारों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा। और अब खबरें पंजाब की राजनीति के साथ जुड़ी हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पठानकोट का दौरा करने वाले हैं, लेकिन उनके इस दौरे से पहले ही पठानकोट कांग्रेस 2 धड़ों में बंट गई है। यहाँ विधायक के विरोध में लगे होर्डिंग कांग्रेस के भीतर चल रही घमासान का सबूत दे रहे हैं।
एक तरफ विधायक जी मुख्यमंत्री की योजनाओं के होर्डिंग लगवा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इसी शहर में उनके विरोध के पोस्टर भी लग गए हैं। ऐसे पोस्टर देखकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का क्या रिएक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। टीएमसी की ममता बनर्जी के बाद अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी कांग्रेस के मुख्य विपक्षी दल होने पर सवाल खड़े किए हैं। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस जिस विचार और जगह का प्रतिनिधित्व करती है वो एक मजबूत विपक्ष के लिए अहम है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व एक विशेष व्यक्ति का ही दैवीय हक नहीं है, खासकर तब जब पार्टी पिछले 10 सालों में अपने 90% चुनाव हार चुकी हो। विपक्ष के नेतृत्व का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होने दे। पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा है कि पंजाब में हालात जैसे भी हों, उनकी पार्टी प्रदेश की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि प्रदेश में गठबंधन करना या नहीं करना, इसका फैसला आलाकमान लेगी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अश्विनी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने पंजाब से जो वादे किए थे वो नहीं निभाए। पंजाब के चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी जोरदार प्रचार कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को पंजाब के पठानकोट में तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पंजाब की शिक्षा को लेकर वादा किया कि पंजाब में सभी बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी होगी और जो भी शिक्षक कच्चे हैं उन्हें पक्का करने के साथ साथ अच्छी सैलरी भी दी जाएगी। सीएम केजरीवाल ने लोगों से अपनी पार्टी को एक मौका देने की अपील की। आइए अब आपको दिखाते हैं गोवा की राजनीति के साथ जुड़ी हुई अहम खबरें। गोवा के विधानसभा चुनावों में 1 साल से भी कम का समय रह गया है। राज्य की पार्टियां रैलियां और जनसभाओं के साथ साथ सोशल मीडिया के रास्ते भी विरोधियों को घेर रही हैं। दिल्ली प्रदूषण के मुद्दे पर गोवा बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरा है। बीजेपी गोवा ने ट्वीट में एक पोस्टर के जरिए संदेश दिया है कि दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार को फटकार लगाई है, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में छुट्टियां मना रहे हैं। गोवा के विधानसभा चुनावों में 1 साल से भी कम का समय रह गया है। राज्य की पार्टियां रैलियां और जनसभाओं के साथ साथ सोशल मीडिया के रास्ते भी विरोधियों को घेर रही हैं। दिल्ली प्रदूषण के मुद्दे पर गोवा बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरा है। बीजेपी गोवा ने ट्वीट में एक पोस्टर के जरिए संदेश दिया है कि दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार को फटकार लगाई है, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में छुट्टियां मना रहे हैं। गोवा चुनावों से पहले अपनी जमीन तैयार करने में बंगाल की तृणमूल कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। यहां भी तस्वीरों के जरिए लोगों से अपार समर्थन मिलने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि टीएमसी गोवा चुनावों में न सिर्फ मैदान में उतर रही है, बल्कि वो गोवा में एक नए उदय का दावा भी कर रही है। आप और टीएमसी ट्विटर के जरिए लोगों के समर्थन का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने इन दोनों पार्टियों से अलग दूसरा रास्ता अपनाया है। कांग्रेस ने ट्विटर के जरिए लोगों से अगले चुनाव के घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगा है। कांग्रेस ने ट्विटर पर वीडियो जारी कर लोगों से अपील की है कि वो गोवा कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा बने ताकि उनकी आवाज सुनी जा सके। कांग्रेस ने उत्तराखंड चुनावों के लिए भी लगभग ऐसा ही प्लान तैयार किया है। और अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई अहम खबरें। हिमाचल विधानसभा में वापसी करने के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। मिशन रिपीट के लिए बीजेपी ने चुनावी रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है। ऊना में पार्टी की हिमाचल इकाई ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर और वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती सहित चिंतपूर्णी के विधायक बलबीर चौधरी समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक में वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कांग्रेस को विदेशियों द्वारा पसंद की जाने वाली पार्टी कहा और बोले कि कांग्रेस हमेशा भेद करती आई है। दिल्ली में कांग्रेस बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रैली की योजना तैयार कर रही थी, लेकिन दिल्ली में एलजी ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी। अब यह रैली दिल्ली के बजाय जयपुर में होगी। गुरुवार को इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया
कि सरकार लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। इस मुद्दे को लेकर आज शिमला में कांग्रेस प्रदर्शन कर सकती है। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र तपोवन सीधी बूढ़ी में 10 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि कुल 5 बैठकें होंगी और एक दिन में गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए भी निर्धारित किया जाएगा। साथ ही विधानसभा सत्र के दौरान धर्मशाला तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक प्लान भी तैयार करने के लिए कहा गया है ताकि किसी भी स्तर पर असुविधा नहीं हो। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.